यानी कि जब सरकार को लगता है कि वहां मर भी सकता है तो वहां नरेंद्र जैसा अफसर चाहिए। एक कमाल की बात है कि एडीजीपी रैंक के अफसर को और एसपी ने तंग कर दिया, उसके दबाव में आके मर गया। बड़ा आसान सा काम है। अब स्थिति क्या हो गई है कि समाज में एससी ऑफिसर्स एक तरफ और बीसी और जनरल के अफसर एक तरफ। कितने दिन सरकार चलेगी, कितने दिन समाज चलेगा? अगर मुख्यमंत्री महोदय के बस का नहीं है तो त्याग पत्र दे के जाए, एक तरफ कोई और देख लेगा जिसके बस का होगा। और नहीं तो अगर वो ये सोचते हैं कि भाई डीजीपी को, शत्रुजीत कपूर को और नरेंद्र बिरजानिया साहब को, इनको फंसा के और कहो भाई ये दो बलि के बकरे हैं, इतना आसान है नहीं मुख्यमंत्री महोदय, कान खोल के सुन लो। और नहीं करने देंगे। अगर तुम सबको जाति, मैं तो हर सभा में कहता हूं जाति व्यवस्था नहीं, हम सबके सब आर्य हैं, लेकिन अगर तुम्हारी दाल रोटी इस जाति में ही चलती है तो फिर हमने भी किसी जाति में जन्म ले रखा है, कान खोल के सुन लो। कुछ नहीं करने देंगे तुम्हें, क्योंकि तुम गलत हो। हमें हमारे बच्चों को बचाना भी आता है, उनकी प्रोटेक्शन भी करना आता है, उनको गलती करने से रोकना भी आता है। ये हमारे छोटे भाई भतीजे हैं जो नौकरी कर रहे हैं। अगर कोई गलती पर है तो उसकी गलती, ये कॉन्स्टिट्यूशन का कोई क्लॉज ऐसा नहीं है कि किसी का नाम ले दिया और उनको आप फांसी पे चढ़ा दो। एक गवर्नमेंट की चिट्ठी है, चीफ सेक्रेटरी चिट्ठी है मेरे पास, यानी तो मेरे घर में पड़ी होगी। मुख्यमंत्री को, सारे अफसरों को पता है कि किसी की कोई भी शिकायत आ जाए, इवन हमारे पास वो चिट्ठियां आती थी एज एन ऑफिसर कि किसी कर्मचारी की कोई भी पॉलिटिशियन शिकायत करता है तो कंप्लीट इंक्वायरी करके उसके ऊपर कार्रवाई करें, बिना इंक्वायरी के कार्रवाई ना करें। तो आप डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी के ऊपर, एसपी रैंक के अफसरों के ऊपर बिना इंक्वायरी के कार्रवाई शुरू कर रहे हो। वो चीफ सेक्रेटरी की चिट्ठी सरकार की चिट्ठी होती है, कहां गई वो आज? आप सुप्रीम कोर्ट के एक सिटिंग जज के नेतृत्व में एक एसआईटी बनाइए और जितने लोग गलत हैं सबको सरेआम फांसी दीजिए, हमें कोई इतराज नहीं। लेकिन ये नहीं कि किसी ने नाम ले दिया और 10-15, फिर वो 12-14 आदमी के नाम थे, बाकी 12 कहां गए? फिर ये चीजें होने नहीं देंगे। मत बांटो इस समाज को, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, मत बांटो। और अगर तुम फिर भी इसको काटने के लिए तलवार लेके खड़े हो तो गंडा से लेके हम भी आएंगे, मैं खुली चेतावनी देता हूं। समझ जाओ, यहीं रहना है। और मैं पब्लिक से भी ये कहता हूं, मेरे समस्त भाईचारे को ये कहता हूं कि इन पॉलिटिशियन का कुछ नहीं बिगड़ना है। ये इन लोगों को लड़ा के, इनको भिड़ा के, इनके सिर फुड़ा के और शाम को एक गिलास में बैठ के दारू पियेंगे, एक कटोरे में से मीट खाएंगे। सरकार की कार्रवाई से खुश नहीं है जी। उनकी जो घरवाली हैं पीओ जी, वो कह रही कि भाई हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है। देखो, मैं ये कहना चाहता हूं, वो एक बहुत सीनियर आईएएस अफसर हैं और मेरे से ज्यादा जानती हैं। सरकार की कार्रवाई से खुश नहीं, सरकार को कार्रवाई करने का मौका तो दो। मैं मैडम पी अमनीत कुमार जी से कहना चाहता हूं, सरकार को कार्रवाई। और क्या वो इतनी सीनियर आईएएस अफसर, उनको पता नहीं है सरकार की कार्रवाई कभी? कोई जांच होगी, जांच रिपोर्ट आएगी, उसमें उनको खुद लगता है, उन्होंने बहुत सी इंक्वायरियां की होंगी खुद अपने जीवन में, उनको लगता है इंक्वायरी ठीक से नहीं हुई तो री इंक्वायरी करवाइए। उनको लगता है ये आदमी इन्वॉल्व था और इसको इस इंक्वायरी में किसी ने छोड़ दिया तो उसकी दोबारा उसके मुद्दे रखिए। सरकार कार्रवाई करे तब कहें, जब कार्रवाई करने का मौका ही नहीं दे रहे। पूरे मामले को जातीय रंग दिया जा रहा है, इस पर क्या कहना आपका? मैं तो यही कह रहा हूं, मैं तो कह दिया, पहले ही कह दिया कि जातीय रंग दिया जा रहा है, क्योंकि इनके पास अपनी रोटी दाल रोटी रे राजनीति चलाने का और कोई तरीका बचा ही नहीं है। मतलब कोई मर गया तो भी उसकी जाति देखो, कोई जन्म ले गया उसकी भी जाति देखो। मेरा फेसबुक पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में एक स्पीच है, 17 मार्च 2017 का, मुझे वहां जाने का मौका मिला था, सर्च कर लेना। और वो जाति व्यवस्था, ये लोग क्या करते हैं, इसी के ऊपर स्पीच था। लंबी बात है, मैं नहीं बता पाऊंगा। ये जाति व्यवस्था, क्योंकि उनको हमारे से बेवकूफ मिलते ही नहीं, क्योंकि वो जाति के नाम पर गाड़ी देंगे, फिर मैं इसने पूछूंगा तेरी क्या जाति है, मेरी जाति का तो छाती का लगा लूंगा, दूसरी का हो तो इसका किमिन नुकसान करूंगा, ये मेरा नुकसान करेगा। नुकसान किसको होगा? हमें हो रहा है, इनका क्या बिगड़ता है आरामखोरों का? कहीं न कहीं सरकार इन अधिकारियों को आरोपी मान रही है, इसी वजह से बिजरनिया जी को तबादला करके उनको तो पनिशमेंट दे दी है, बाकियों को भी मिलने जा रही है। तो इस पे क्या कहना आपका? जो प्रशासन के साथ ऐसे होने लगा तो आम नागरिक के साथ कैसे क्या होगा? मैं तो सीधा सीधा ये कह रहा हूं, सरकार किसी न किसी को दोषी माने, बिरजानिया को भी माने, चीफ सेक्रेटरी को भी माने, उसको भी माने, लेकिन जांच तो करवाए। क्योंकि किसी को दोषी मानोगे तभी जांच होगी, किसी को आप दोषी नहीं मानोगे जांच किसके अगेंस्ट होगी? आप सबको दोषी मानिए,
14 के नाम उनको मानिए, जिसके नहीं उनको मानिए, लेकिन उनकी जांच तो करवाए किसी अथॉरिटी से। एसपी साहब का तबादला किया है, ये सरकार की बिल्कुल गलत है, ये सरकार का बिल्कुल गलत है, डेमोरलाइज कर रही है सरकार काम करने वाले अफसरों को। मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि इसी सरकार ने चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी साहब और डीजीपी शत्रुजीत कपूर साहब को आउट ऑफ वे पोस्टिंग दी है, एक ईमानदार अफसर होने के नाते। चेयरमैन तक बनाया है बिजली बोर्ड का, जो बहुत बड़ा पद होता है, किसी भी ऑफिसर से बड़ा पद होता है, उन पदों पर बैठा है, इनको एक्सटेंशन दिया है। ये अच्छे अफसर मानने तभी किया है जब सरकार इनको बहुत बड़ी अफसर मानती है। किसी एक आदमी ने लिख दिया कि इन्होंने मेरे साथ ज्यादती की, तो इसका मतलब सरकार की असेसमेंट गलत थी आज तक की, और हो सकता है कि सरकार की असेसमेंट गलत हो, जिस अफसर ने लिख दिया वो बिल्कुल सही हो, उसकी जांच तो नहीं चाहिए। बिना जांच के किसी के खिलाफ भी कार्रवाई गलत है। इस मामले में क्या कार्रवाई रहेगी आप जैसे आप लोग इकट्ठे हो रहे पंचायत के रूप में? ये डायरेक्शन तो मास्टर चंद्र प्रकाश जी देंगे, जो डायरेक्शन देंगे हम उनको फॉलो करेंगे, और ये कह सकते हैं ये जो कुछ कहेंगे हम उसे पीछे कदम नहीं हटाएंगे, जो कुछ भी हो जाए। जी सर, अभी आप ये बता रहे थे, जो बिरजानिया साहब जी हैं, जो एसपी हैं, वो एक बहुत ही मतलब ताकतवर और एक ईमानदार सच्चे मतलब एसपी उन्होंने आपने साबित किया था। लेकिन जब किसान आंदोलन हुआ उसके दौरान उन्होंने लाठी चार्ज करवाई और गोलियां भी चलाई, जिससे एक जो किसान है शहीद हुआ था, तो तब उसको आतंकवादी और देशद्रोह क्यों माना जा रहा है? मैं आज भी नहीं कहता, मैं आज भी ना उनको आतंकवादी कहता ना देशद्रोही कहता। उनको किसी ने आदेश दिया होगा, आदेश का पालन किया। और ये बात मैंने नहीं कहा कि मैं मानता हूं। पहली बात, मैं लाग लपेट नहीं रखा कहता, दोबारा कह दूं, मैं आज भी उसको आतंकवादी नहीं कहता। वो एक देशभक्त अफसर है, उसमें किसान का अंदर सीधा यूं करे जाट मरा था, हमारा बालक मरा था, मैं फिर भी देशद्रोही नहीं कहता। रिकॉर्ड पर ले लो इस चीज को। मैं ये कहता हूं कि उसको ईमानदार और स्ट्रांग अफसर इस सरकार ने माना था। जब मेवात में जाने के लिए कोई एसपी तैयार नहीं था, उसको कहा था कि आप जाओ, इस सरकार ने माना था, मैंने ये कहा था। और मैं दूंगा इसका जवाब, 1 मिनट मैं दो। ये बड़ा भारी दुष्प्रचार जो है, ये लगा लो, कौन सा है अपना, ये है, एक मिनट। अलग अलग आईटी सेल का इस्तेमाल करके और जो ये प्रयास किए जा रहे हैं मूल मुद्दे से बात को भटकाने का, बात को गुमराह करने के जो प्रयास करे जा रहे हैं ना, जो भटकाने के प्रयास करे जा रहे हैं, और ये जो लोग है करने वाले, इनमें ना कोई गोली खाने वाले टाइम पे बराबर में खड़ा था। यहाँ खेड़ी में जब सब गोलियां भी चल रही थी, सब चीजें चल रही थी, तब भी ये लोग घरों में बैठे यहाँ फेसबुक पे ही कमेंट कर रहे थे। इनको मैं बताना चाहता हूँ, वहां जो गोलियां चली है, वहां गोलियां केंद्र ने एक टीम भेज रखी थी पैरामिलिट्री फोर्स की, स्पेशल डेप्यूट करी गई थी वो, और उसके लगभग जो कर्मचारी थे वो सारे साउथ के थे। सब सरकारों को पता है कि नॉर्थ इंडिया में जो किसान जातियां हैं, ये इनमें जो फोर्स में बच्चे हैं अपने माँ बाप पे गोली नहीं चलाएंगे। मैं ऑथेंटिक बात कह रहा हूं। तो वो साउथ की जो टुकड़ी थी, उनको हथियार भी अवैध दिए गए थे। मैं कह रहा हूं, और ये आप प्रेस के माध्यम से इस बात को मैं वो एक दावे समेत कह रहा हूं, इनको हथियार भी गैर कानूनी दिए गए थे और उनके माध्यम से गोली चलाई गई थी। अगर किसी ने कोई ये तथाकथित जो क्रांतिकारी बने हुए हैं, जो इस तरह के कमेंट करते हैं, फलाने ने ये कर दिया, मैं उन अधिकारियों के टुकड़ी के नाम भी बता दूंगा। अगर किसी पे कानूनी कार्रवाई करी जाती हो, या किसी पे सामाजिक जोड़ के 5-7 हजार लोग इकट्ठे करके उन अफसरों का घेराव कराया जाता हो, तो मैं उनके सब की मैं बता दूंगा। को करने वाला तो बने करया कराया कि मैं जानदा नहीं, अड़ा फेसबुक पे कोई मौका लाग जाए जहर फैलाने का, आईटी सेला में फद्दू बात करने का, उन पर लागे रहे हैं। कोई भी एसपी होता है या डीजीपी होता है, उसकी जिम्मेदारी कानून व्यवस्था कायम करने की होती है। आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, ये तथाकथित जो किसान की आड़ लेके बहानेबाजी कर रहे हैं, सबसे ज्यादा पूरे हरियाणा में किसानों के संघर्ष में मेरे पे मुकदमे हैं। 25 मुकदमे मैं भुगत चुका हूं, और मेरे साथ वालों को मिला लो तो कम से कम 35 मुकदमे कोर्ट में भुगत चुके हैं। ये जितने भी ये ऐसे कमेंट करने वाले हैं ना, सारे के जोड़ लियो भाई। अगर हमारे बराबर हो जाए तो फिर कोई कमेंट करने का अधिकारी होगा। यार संघर्ष करने का टाइम तो सरकारा गल अपना भाईचारा बना कर दे, संघर्ष करने का टाइम पर तो 751 में गिरफ्तारी दे के अब 10 दिन जेल में काटे कर दे, कदे 58 नंबर आ जाए। संघर्ष करने का टाइम में तो कोई किते लुका करता, कोई किते लुका करता, कोई जेन्युइन सी बात है, उस जेन्युइन बात में बहाने टो है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, कितनी सारी तकलीफ भुगतने के बाद भी हमारे ऊपर लाठी भी चली है, हमारे ऊपर आंसू गैस के गोली भी चले रहे, हमारे ऊपर गोली भी चली है, और अधिकारियां ने चलाई है, जिनमें तय 90% जाट मेरी जाति के थे चलाने वाले, मुकदमे लगाने वाले मेरी जाति के थे। लेकिन वो सरकार की जिम्मेदारी का पालन कर रहे थे भाई, और सरकार की जिम्मेदारी का पालन करते हुए किसी ने मेरा गोली भी मार दी, लाठी मार दी,
फर्जी मुकदमे भी लगा दिए, तो सरकार की जिम्मेदारी है। उसमें मनोहर लाल खट्टर, नायब सिंह सैनी, उस टाइम पे हुड्डा साहब थे, पहले चौटाला साहब थे, उनकी जिम्मेदारी थी। ये जो छोटे अधिकारी हैं, इनको कठपुतली बनाकर देश का जिम्मा देवे हैं। और फिर भी मैंने शुरू में जो बात दोहराई, मैं दोहरा रहा हूं उस बात ने, ये टोटल झूठा दुष्प्रचार करके इस आदमी को बदनाम करने का, इस अधिकारी को बदनाम करने का, कैरेक्टर असैसिनेशन का काम हो रहा है। और मैं जो ये कहने वाले हैं, मैं आपको रिकॉर्ड दे दूंगा, आप उनके पास पहुंचा देना। जो वो पुंजड़ का बाढ़ पाड़न की हिम्मत रखते हो तो मैं मान जाऊंगा। यार कितने समाज का खातर 5 रुपये लाने की आसंग नहीं, आंगली कटाने की आसंग नहीं, आड़ा सान सा पारा 250 रुपया करा के रिचार्ज किसी ने माँ बेबे गाड़ दे दो, किसी ने कि कह दो, IPS स्तर के अधिकारी को जलील कर दो। समाज का को आदमी प्रयास करे, उसने इतने बड़े ठेकेदार बने हैं, 302 में भाई जेड़ा में पड़े हैं आज भी। कौन का घर संभालन गया है, 5 रुपया की मदद देने गया है, कितने वकील खड़ा करने गया है, को किसान आंदोलन में किसी की टांग कट रही है, किसी कितना का नसारा लाया है। यहाँ भी फेसबुक पे सिर्फ जहर फैलाने वाले लोग हैं। और इनमें तो भी अधिकांश ऐसे हैं जो वास्तव में ना तो किसान पांदे ना जाट पांदे, झूठी ID बना रहे हैं, झूठे ग्रुप बना रहे हैं। तो इनकी बातें ने जो पत्रकारिता में सभ्य समाज के खड़े हो, तामे उनकी बातों के आधार पर दी ओपिनियन बनाओगे तो वह जायज बात नहीं है। 2 बातें मेरी और रहेगी, तो उसके बाद मास्टर जी कहूंगे। आपका माध्यम तक कहना चाह रहा हूं, बड़ा विनम्रता से कहना चाह रहा हूं कि बड़े गम के हालात में है अमनीत कुमार जी, आदरणीय DG साहब की जो घरवाली हैं, वो बड़े गमगीन हालात में हैं। लेकिन हम उनको चाहते हैं कि ये पूरा मामला खुल के सामने आए, इसलिए वो एक तथ्य को क्लियर करें। इंडिया टुडे में रिपोर्ट छपी थी इस आत्महत्या के अगले दिन के ADGP पूर्ण कुमार जी ने आत्महत्या से 1 दिन पहले अपना सुसाइड नोट जो 8 पेज का था और अपनी जो वसीयत थी वो अपनी धर्मपत्नी के नाम भेज दी थी 1 दिन पहले मरने से, जिस समय वो हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ जापान में मौजूद थी। स्वाभाविक सी बात है, पत्नी के पास अगर ये आ गई कि मेरे पति मेरे को सुसाइड नोट भेज रहा है, मरने की कह रहा है, अपनी वसीयत तक भेज रहा है, तो उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री जो साथ ही मौजूद थे 15-20 आदमियों के डेलीगेशन में, प्रदेश के मुख्यमंत्री को बताया होगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री को बताने के बाद भी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने क्या करा, इस सवाल का जवाब ना तो अमनीत कुमार जी मांग रही हैं, ना ही वो धरने वाले मांग रहे हैं, ना ही समाज में से कोई मांग रहा है। अरे प्रदेश के मुख्यमंत्री को यदि सूचना मिल गई कि मेरा एक IPS अधिकारी, DGP रैंक का अधिकारी आत्महत्या का नोट लिखकर आत्महत्या करने की प्रयास कर रहा है, तैयारी कर रहा है, तो प्रदेश के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं बनती क्या? अगर उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती तो फिर SP की DG की जिम्मेदारी है भाई? उनने के सपने आए हैं, जिस आदमी को जानकारी मिल गई फिर भी कार्रवाई नहीं कर रहा। तो मेरा कहना यह है कि वह जिम्मेदारी ऊपर से तय होनी चाहिए और ये जिम्मेदारी अमनीत कुमार जी तय करवाने का काम करें। इस बात पे स्पष्ट करें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उनको क्या जवाब दिया था, उन्होंने अगर उनको बताया था तो। दूसरी बात यह है भाई, SC एक्ट क्या हो गया यार, ये तो ब्रह्मास्त्र हो गया। आत्महत्या एक अधिकारी ने कर ली, कोई बात नहीं भाई, दुखद घटना है, कोई भी परिस्थिति रही हो, हमारे को इस बात की तकलीफ है। घर का आदमी जाता है, प्रदेश का, देश का IPS जाता है, बड़े दुख की, नुकसान की घटना है। लेकिन आत्महत्या के प्रकरण में पहली बार देखा वो धाराएं लगाई गई हैं जिनमें उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। उम्र कैद की सजा आत्महत्या, मान लीजिए मैंने आपको वीडियो दिखाई थी शुरू में, ये व्यक्ति यदि आत्महत्या कर गया, हमारा नाम लिख के है, तो हमारे खिलाफ के 302 की कार्रवाई होगी भाई। आत्महत्या और हत्या में कोई फर्क नहीं है क्या? अगर ये जो मैं वीडियो दिखा रहा था, ये व्यक्ति इसने नु देख लिया तेरी समाज में झूठ चल नहीं रही है और जहर खाकर इनका 50 का नाम लिख दे, तो उसके बाद हमारे सारे के खिलाफ ये DGP से लेके SP से लेके ये तो मुख्यमंत्री का भी लिख देगा भाई, तो हमारे खिलाफ उम्र कैद की सजा होगी हमने। इसका मतलब तो वे समाज में तो जमासान सा हो जाएगा। कोई आदमी अपराधी है, घर से तंग है, जिसका जीवन खराब हो लिया, वो तो आसान सा रास्ता पकड़ लेगा, 50 के नाम लिखेगा और अपना वह जय हिंद कर देगा। तीसरी बात है वह सबसे काम की बात, ये पूरा जो मामला जो ट्रिगर हुआ, क्योंकि ये उत्पीड़न तो बताया जा रहा है कि लंबे समय से चल रहा था, जो ट्रिगर हुआ वो ट्रिगर हुआ रोहतक की एक FIR से। एक शराब के ठेकेदार ने एक एप्लीकेशन दी कि भाई मेरे से जो IG हैं रोहतक रेंज के, उनका PSO मंथली मांग रहा है इतने रुपए, 2 या 2.5 लाख रुपए महीने की मंथली मांग रहा है, और वो मंथली मांगने के लिए उसने अपनी शिकायत जमा करवा दी। उस पे जिले के SP ने जांच करी और उन्होंने अपनी जो जांच करी उसमें जांच में वो तथ्य सही पाए गए। जो ADG पूर्ण कुमार जी थे उनके PSO के खिलाफ वो कार्रवाई होगी, मंथली मांगने की, ब्लैकमेलिंग की, जो भी एक्सटॉर्शन की है, उसमें उसके बयान लिए गए। बयान में उसने कबूल कराया कि मेरे को IG साहब ने ऐसा ऐसा कुछ जो भी उनके वहां लिखा हुआ वो कहा, मतलब उन्होंने IG साहब का नाम ले दिया। IG साहब का FIR में नाम नहीं था जो दर्ज हुई, IG साहब का जांच में उनके ही PSO ने नाम ले दिया। वो सारी चीजें कोर्ट में सबमिट हुई। उसके 2-3 दिन के भीतर IG साहब ने अपना जीवन का अंत कर लिया।
तो सारे ये कह लो वे फसाद की जड़ और ट्रिगर जो पॉइंट है वो रोहतक की FIR है। उस FIR की जांच की मांग कोई नहीं कर रहा है। सारे ही उत्पीड़न हो गया जी, ये हो गया जी, भेदभाव हो गया जी, हम तो मार दिए जी। अगर वो FIR सच्ची है तो फिर बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं कि IG साहब के ऊपर एक मानसिक दबाव बन गया कि मेरे खिलाफ FIR दर्ज होगी और ये FIR सच्ची है, मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। वो कार्रवाई होती ना होती एक अलग बात है, लेकिन उनके दिमाग पे दबाव बन गया। अगर वो FIR सच्ची है, तथ्यों के आधार पे है, फैक्ट के आधार पे है, रोहतक के SP का उसमें क्या कसूर है, जिले के प्रदेश के DGP का उसमें क्या कसूर है, मेरा और आपका फिर प्रदेश की सरकार का क्या कसूर है, अगर वो FIR सच्ची है तो। लेकिन अगर वो FIR झूठी है, फिर हम ये मान के चल सकते हैं कि रोहतक के SP ने निजी किसी दुर्भावना के कारण ये उनके ऊपर दबाव बनाने के लिए FIR करी। लेकिन उस FIR की जांच की तो बात करो ना, कोई जांच तो भेदभाव हो गया जी, ये हो गया जी। अगर भेदभाव की कोई बात है, इंस्टीट्यूशन में कोई डिस्क्रिमिनेशन की बात है, उसके लिए तो भाई एक बहुत बड़ी कमेटी बनेगी, वो कम से कम साल भर जांच करेगी, सैकड़ों गवाहों की जांच करेगी, तब सच्चाई सामने आएगी। क्या पता साल लग जाए उस बात में। लेकिन FIR के तथ्यों की जांच करने में 72 घंटे लगने हैं। यदि प्रदेश की सरकार चाहे और यदि पीड़ित परिवार चाहे तो 72 घंटे में खुद की मर्जी के अफसर लगवा के, खुद की मर्जी के किसी जुडिशियल अफसर को वहां सुपरविजन में अपॉइंट करवा के वो जांच करवाई जा सकती है। और ये जांच मैं प्रदेश सरकार से मेरी तरफ से अनुरोध करता हूं। बहुत हाई प्रोफाइल मामला हो गया और इस मामले की आड़ लेकर के समाज विरोधी लोग और बड़े बड़े नेता कहलाने वाले लोग आत्महत्या की धमकी प्रदेश सरकार को, प्रदेश के अधिकारियों को, प्रदेश के सभ्य समाज को देने का काम कर रहे हैं। और ये तो सीधी सीधी से एक चुनौती होगी। कोई अपराधी जांच प्रक्रिया को बाधित करने के लिए, जांच प्रक्रिया को डिरेल करने के लिए, पीड़ित को डराने के लिए, हमारे गांव वाले केस में जो भाई पीड़ित हैं, अगर ये व्यक्ति इनके नाम लिख के जहर खा गया तो जिसकी माता मर रही है, जिसके पिता मर रहे हैं, उन्हें ऊपर उम्र कैद की सजा की कार्रवाई हो जाएगी फिर तो भविष्य में। तो ये समाज इस एक मामले के माध्यम से, एक आत्महत्या के माध्यम से जिस दिशा में लेके जाने का प्रयास हो रहा है, ये स्वीकार्य दिशा नहीं है। और भाई ने सवाल पूछा था कि मान साहब ने पूछा था कि जातिगत मामला बनाया जा रहा है। इसको जातिगत बना कौन रहा है भाई? 5 दिन तो हरियाणा में पीड़ित परिवार और उनके समर्थकों को छोड़ के कोई एक आदमी बोलिया हो तो बता दो मेरे को। कोई एक आदमी बोलिया हो तो सबने दुख जाहिर करा, सबने करा साथ देंगे। वहां कौन आके बैठा? वहां पे कांग्रेस पार्टी के बड़े धुरंधर नेता आके बैठे, वहां पे पंजाब वाले आम आदमी पार्टी वाले झंडे ठाठा के बैठे, वहां वर्तमान की सरकार के बड़े बड़े झंडा बरदार, तीनों पॉलिटिकल पार्टियों के बड़े नेता और बड़े से बड़ी झूठी बातें कही, तीनों ने राज कर लिया। यदि कोई, मैं मेरी अंतिम बात कह के मेरी बात को विराम दूंगा, यदि ADGP पूर्ण कुमार जी के साथ कोई भेदभाव हुआ था तो उसकी जिम्मेदार ये सारी राजनीतिक पार्टियां क्यों नहीं है? इन सबको राज करने का मौका मिला है। वहां जाके चन्नी साहब पल्ला झाड़ रहे हैं, मान साहब, हुड्डा साहब, खट्टर साहब, चन्नी, ये अपने सैनी साहब, सब पल्ला झाड़ रहे हैं। ये जिम्मेदार क्यों नहीं है जिन्होंने नीतियां तय करी हैं? सबको पता है हरियाणा में जात के नाम पे जहर किस किस पार्टी ने अपने राज में कैसे कैसे फैलाया, किसको अपीज करने के नाम पे कांग्रेस ने क्या कराया, पहले वाली सरकारों ने क्या करा और वर्तमान सरकार क्या कर रही है। तो मेरा बड़े विनम्र शब्दों में अनुरोध है कि आप इस घटना को पत्रकार साथी जातिगत ना बनने दें, न्याय व्यवस्था में भरोसा करते हुए बड़ी से बड़ी एजेंसी से जांच कराने की बात करें। और पीड़ित परिवार से भी अनुरोध है कि वो किसी किस्म के बहकाव में आने की बजाय ये राजनीतिक जो गोटियां सेट हो रही हैं पंजाब के चुनाव के चक्कर में, इनमें ना फंसें और तटस्थ बात करें। अब मेरा अनुरोध रहेगा मास्टर चंद्र प्रकाश जी से, वो आपको आगे के भविष्य की जो चीजें हैं उनके संबंध में बात करेंगे। और मास्टर चंद्र प्रकाश जी क्रांतिकारी जाट महासभा के साथ साथ क्रांतिकारी जाट महासभा के साथ साथ मास्टर जी जो है 12 खाप की एक 36 बिरादरी की कमेटी है, 12 भाईचारा एकता समिति, उसके भी संयोजक हैं। तो मास्टर जी हमारे सबके बड़े हैं, मार्गदर्शक हैं और हमारे को विश्वास है इन्होंने बड़े बड़े इस तरह के जटिल मामलों में मार्गदर्शन का काम कराया है और इस मामले में भी सही दिशा और सरकार को मजबूत संदेश देंगे। बताओ जी गुरुजी क्या कहना आपके? सभी पत्रकार साथियों को, छायाकार और यूट्यूबर जितने भी पत्रकार खड़े हैं सभी को राम राम। और साथ में जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब साथियों को भी सादर प्रणाम। मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि जो भाई पूर्ण कुमार ADGP के जो आत्महत्या का मामला हुआ है, मैं इसको बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ। ये मानव जाति के लिए भी
अफसरशाही के लिए भी, सरकार के लिए भी, सबके लिए एक बहुत ही निंदनीय विषय है। लेकिन इससे भी बड़ी दुर्भाग्य की जो बात है कि जो एक आत्महत्या है उसको जातिगत रूप दे करके और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए और अपने निजी स्वार्थ के लिए जो तथाकथित संगठन बने हुए हैं या राजनीतिक पार्टियां हैं जो इनका दुरुपयोग कर रहे हैं अपने हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, वो भी एक बहुत ही निंदनीय विषय है। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि भाई अगर इसी प्रकार से उनकी नीति चलती रही या यही सोच कायम रखी और इस समाज को जातियों के अंदर टुकड़ों में बांट दिया तो ये देश या हरियाणा ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। ये हम सब के लिए आत्महत्या से भी ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। रही बात, एक बात बार बार उठती है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने समानता का अधिकार दिया। समानता का अधिकार में तो सभी 36 बिरादरी जो हैं वो सारे समानता के अधिकार में आते हैं, लेकिन यहाँ तो हो क्या रहा है, समान अधिकार की बजाय एकाधिकार के ऊपर ज्यादा बल दिया जा रहा है कि हर आदमी, जैसे अपने आप को दलित और दबंग दो वर्गों में इस समाज को लोगों ने बांट दिया है। ये सारे की सारी कार्रवाई राजनीतिक जो स्टंट है और जो भी लोग अपने छोटे मोटे अपने नाम से संगठन बनाए बैठे हैं अपनी चौधर स्थापित करने के लिए, जाति को टुकड़ों में बांट के अपनी चौधर को बरकरार रखने के लिए जो लोग कार्य कर रहे हैं, ये उनका प्रयास है। और इसके अंदर समानता का अधिकार अगर सभी का है तो कल यहाँ 2 मर्डर हुए, क्या कोई दूसरा दलित समुदाय का आदमी ने आकर के यहाँ शोक जताया? किसी ने आकर के ये आगे कहा कि भाई किसी से कोई गलती हुई है? कोई परवाह नहीं थी। 2 मर्डर हुए क्योंकि हम क्या समानता के अधिकार में नहीं आते? जाट समुदाय क्या समानता के अधिकार में नहीं आता? तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि ये समानता का अधिकार लेके बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेकर के और इसको जातीय रूप दे रहे हैं, अपना स्वार्थ सिद्धि के लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो ये भी दूसरी बहुत बड़ी दुर्भाग्य की समाज के लिए एक कथा है, व्यथा है। इसके अतिरिक्त मैं कहना चाहूँगा कि भाई जिस प्रकार का ये रवैया अपना रहे हैं, कुछ समुदायों को इकट्ठा करके और उनका संगठन बना करके समाज को तोड़ने का या समाज के अंदर अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए जो ये लोग प्रयास कर रहे हैं, अगर यही प्रयास दूसरी तरफ जिनके खिलाफ ये लोग आवाज उठा रहे हैं उस समुदाय ने भी करना आरंभ कर दिया, तो मैं पत्रकार साथियों से एक प्रश्न करता हूं कि भाई फिर इस हरियाणा का जिम्मेदार कौन होगा? यहाँ एक बहुत बड़ी जन आंदोलन खड़ा हो जाएगा, क्रांति आ जाएगी और आपस में 1947 से भी बुरा हाल ये लोग इस हरियाणा का करने को जा रहे हैं। ये राजनीतिक जितने भी लोग हैं जो कुर्सी का मजा ले रहे हैं ना, इनको छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। आपने पता है कि 1916 के अंदर जब रसिया के अंदर क्रांति आई तो लोगों ने वहां के जार को जिंदा जलते महल के अंदर फेंक दिया था। तो ये लोग अपने लिए भाई कब्र खोद रहे हैं। मैं राजनीतिक दलों से, इन संगठनों से नम्र प्रार्थना करना चाहता हूं कि कम से कम ऐसे मौकों पर जब एक हमारा बहुत बड़ा अधिकारी जो है अपने जान जोखिम में डालकर चला गया है, उसके ऊपर अपनी राजनीतिक रोटियां ना सेकें। फिर रही न्याय प्रक्रिया की बात, हर बात का एक प्रोसेस है। डीजीपी साहब ने कहा, एडीजीपी साहब ने कहा कि मैं तो पिछले काफी साल से जो है उत्पीड़न का सह रहा हूं, मेरे साथ जातीय ये भेदभाव किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। तो जब इतना उत्पीड़न के साथ हो रहा था तो क्या हमारे देश में कानून व्यवस्था नहीं है क्या? एडीजीपी साहब कानून व्यवस्था का सहारा ले सकते थे। जब उनके पास ऐसे ठोस सबूत थे कि मेरे साथ जातीय उत्पीड़न हो रहा है तो उन सारे सबूतों को कोर्ट के अंदर पेश करते और जो दोषी थे उनको बजाय सुसाइड नोट के अंदर लिखने की बजाय न्यायालय में पेश होना पड़ता और उनको उचित दंड मिलता। तो उस समय उन्होंने ये परवाह नहीं की कि भाई मैं आत्महत्या करना एक बहुत कमजोरी का काम है, बहुत बड़ा महापाप माना जाता हमारे शास्त्रों के अंदर। और इतना बड़ा अधिकारी जो उत्पीड़न को 10 साल तक सहन करता रहा, ना उसने कानून की मदद ली ना किसी और की सहायता ली, और अचानक एकदम से सुसाइड नोट लिख के 8-9 पेज का और अपनी आत्महत्या कर लेता है, ये भी कोई उसकी बहादुरी की बात मैं नहीं मानता। ये एडीजीपी साहब की बहुत बड़ी कमजोरी थी, उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने कानून का सहारा लेना चाहिए था, उन लोगों को नंगा करना चाहिए था जिन लोगों ने उनके साथ उत्पीड़न किया है।
अब रही बात है सुसाइड नोट, आप सभी पत्रकार बंधु जानते हैं कि आज एक फैशन बन गया, कोई भी मरता है वही कहीं ना कहीं वीडियो वायरल कर दी, कहीं अपना सुसाइड नोट लिख दिया, या किसी तरह से अपनी मौत का कोई कारण बता करके और अपनी आत्महत्या कर लेते हैं। उसके बाद बिना जांच के किसी को दोषी ठहरा देना, ये भी एक अन्याय की बात है, ये भी किसी के साथ जुल्म की बात है। जब उन्होंने 14-15 अधिकारियों, और आप सभी जानते हैं इन अधिकारियों में से 8-10 तो इतने योग्य अधिकारी हैं जिनके ऊपर जरा भी दब्बा नहीं है, जरा भी उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता कि इन अधिकारियों में कोई दोष रहा है। क्योंकि बहुत सारे तो हमारे हिसार में भी कोई एसपी रहा, कोई आईजी रहा, कोई डीआईजी रहा, और जींद में भी रहा, पास के जिले में, तो उनका हम व्यक्तिगत रूप से भी जानते हैं कि उनका दामन कितना पाक था, लेकिन उसके बाद भी उनके ऊपर आत्महत्या का जो दोष लगा, तो मैं चाहता हूं कि उसकी न्यायिक जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, और निष्पक्ष जांच होने के बाद ही कार्रवाई हो। यूं ही एक बात कह देना कि भाई हम तो जब वो पोस्टमार्टम कराएंगे, दाह संस्कार जब करेंगे, जब उनको बर्खास्त कर दोगे, उनको जेल में भेज दोगे, गिरफ्तार कर लोगे, क्या किसी को बिना ही जांच के वैसे ही दोषी ठहरा देना क्या उचित है? ये बिल्कुल एक अनुचित कार्य है। अगर उनको वो दोषी हैं तो निष्पक्ष उसकी हाईकोर्ट के किसी भी सिटिंग जज से या बहुत बड़े अधिकारियों से कोई एसआईटी गठित करके इसकी जांच हो, जांच करने के बाद ही उनको मुकदमा दर्ज करने का या बर्खास्त करने का या उनको सजा देने का कार्य होना चाहिए। उससे पहले अगर होता है तो समाज में जो है नहीं एक बड़ी दुर्भावना फैल जाएगी, और ये सरकार के लिए भी मैं चेतावनी देता हूं कि इसको संभालना सरकार के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, और देर सवेर उनको रसिया की तरह से जिंदे मेलों में जलना पड़ेगा। ये मैं दावे के साथ ये बात कहता हूं। मौका है अब भी संभल जाने का, और सरकार को भी, प्रशासन को भी, सभी को समझ। अब बात आई नवनीत की। नवनीत कौर जी सीनियर IAS अफसर हैं, उनको सारी बातों का पता है, लेकिन इस वक्त जो उनकी वो पत्नी हैं अमनीत जी, वो कहीं न कहीं राजनीतिक और इन संगठनों के दबाव में आकर के ये बातें कर रही हैं। नहीं तो उन्होंने भी पता है कि भाई लीगल तो यही है कि इनका पोस्टमार्टम हो और इनका दाह संस्कार हो, लेकिन उनके ऊपर चारों तरफ से इतना दबाव बना दिया कि हम कहेंगे तो पोस्टमार्टम होगा, हम कहेंगे तो दाह संस्कार होगा। इसलिए वो भी बेचारी मजबूर है, और इस प्रकार का कदम उठाने के लिए वो अपने आप को असमर्थ महसूस करती है। मैं ऐसा सोचता हूँ। अच्छा मास्टर जी, अभी आप थोड़ी देर पहले आप ये बोल रहे थे जब हमारे गांव में दोहरी हत्या हुई तब कोई भी ऐसी समाज के व्यक्ति ने ये आके नहीं बोला कि दुखद घड़ी है और हम आपके साथ में। हालांकि आज तक भी वो वीडियो वायरल है जो कि सीमा वाल्मीकि ने सरेआम यहाँ पे मंच पे बोला था। तो आप ये कैसे बात बोल सकते हैं कि ऐसी समाज के लोगों ने हमारा समर्थन नहीं दिया? देखिए, मिर्चपुर के अंदर एक जो 2 आदमियों की हत्या हुई थी, नहीं उसके बारे में मैं आता हूँ, तो उसके लिए संगठन के खापों की पंचायतें 20 बार उस समाज के पास गई और वहां जाकर के अपनी गलती स्वीकार भी की और भाईचारा बनाने के लिए भी प्रयास किया। एक सीमा के आने से समस्या हल नहीं होती। समस्या तो तब होती वहां जो 50 संगठनों के आदमी बैठे हैं, उनमें से कितने संगठन यहाँ आए थे? एक मिनट रोकना चाहूंगा। हाँ जी, आप बोल रहे कि एक सीमा के आने से समस्या हल नहीं होती। चल ठीक है, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, एक के आने से बात का कोई सोल्यूशन नहीं होता। हाँ। लेकिन लगातार यहाँ पे 3 से 4 महीने तक कंटिन्यू धरना चला। जो भी जब भी मतलब इस धरने के ऊपर कोई भी अतिथि बोला, कोई भी वक्ता बोला, तो उसने एक ही बात बोली कि 36 बिरादरी के सारे यहाँ भाई बैठे हैं और 36 बिरादरी के समक्ष ये धरना चला। तो फिर 36 बिरादरी का नारा क्यों दिया गया? ये तो संगठन की है भाई, संगठन नहीं है सर यहाँ। एक मिनट भाई साहब, भाई मान साहब, जवाब है तो नहीं, आपको मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं आपको मैं जवाब दे रहा हूँ, आपको जवाब दे रहा हूँ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सुनिए भाई, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ सर। क्वेश्चन कर रहे हैं आप, क्वेश्चन का आंसर तो सुन लो।
1 to 1 में कर ले। क्वेश्चन का आंसर तो समझ लो। आप तो ये बोल रहे सर, ये बहस ये कौन सी बहस होगी? अगर कुछ मैंने क्वेश्चन अरे भाई अब इसको टॉपिक को बंद करके आगे भी बढ़ोगे ना। हाँ, आप कह रहे हो कि आपने 36 बिरादरी की बात की, हम आज भी 36 बिरादरी की बात कर रहे हैं। आज भी हम उनका विरोध कर रहे हैं। जो संगठन वहां उनको अमनीत कौर को बकाने के अंदर उनको चारों तरफ से घेर करके हरियाणा में आग लगाने की जो बात कर रहे हैं, जितने चाहे राजनीतिक दल हैं चाहे संगठन है, आज भी उनका विरोध कर रहे हैं। और यहाँ भी उनका विरोध कर रहे थे कि उन्होंने इस प्रकार की जो लेकिन हमारी सोच तो आज भी 36 बिरादरी की है। अभी हमने निर्णय लिया कि भाई जो ये समाज में आग लग रही है, इस आग को बुझाने के लिए 12 को आगे आना चाहिए। और उसी के आधार पर हमने निर्णय लिया है कि भाई हम 12 से ये शुरुआत करेंगे कि सर्व जातीय एकता समिति का हम गठन करें, जो सभी चाहे वो कमजोर है, चाहे वो धनी है, गरीब है, अमीर है, किसी भी जाति का है, पिछड़ा है, अगड़ा है, कोई भी है, सबका हम सहयोग कर सके। तो इस प्रकार की भावना तो हम तो आज भी लेके चल रहे हैं। आज भी उनका एडीजीपी साहब की जो आत्महत्या है उसका की निंदा कर रहे हैं, लेकिन वो लोग तो उकसाने का काम कर रहे हैं। हमने उकसाने का काम ना तो बुढ़ाना में किया ना मिर्चपुर में किया, हमने तो हमेशा उसको बुझाने का और उसको कहीं न कहीं सुलझाने की बात की है। और आज भी उसी के नीति के ऊपर तौर पर कुछ भाई हैं पत्रकार जिनके भीतर सवाल खासतौर पर जातिगत है, आपके भीतर भावनाएं, इंडिविजुअल आप इंटरव्यू ले लेना और जमा कड़वे सवाल पूछना और उसको लाइव चलाना, फिर उससे भागना मत। मैं विशेष तौर पे कह रहा हूँ, ऐसा नहीं वो छेड़ गए वो मर्जी का रख लो। अब सीमा जी यहाँ आई थी, सीमा जी यहाँ एक मिनट, सीमा जी यहाँ आई थी तो सीमा का जो है नी 36 बिरादरी ने ही धन्यवाद किया था कि इस लड़की ने जो है नी आकर के असलियत को कहीं उजागर करने। हाँ जी मास्टर जी, कुछ लोग वाई पूर्ण को न्याय दिलाने की बजाय लाइव आकर जो पहले भी जातिगत जहर घोलते थे, आज वही काम फिर लाइव आके जातिगत मामले को उसको दे रहे ताकि आपस में भाईचारा बिगड़ जाए। हाँ, लोगों के लिए आपकी क्या यही मैं इसी बात के ऊपर मैं मोहर लगाना चाहता हूँ कि जो लोग जातिगत जहर फैला करके और सिर्फ अपना चेहरा दिखाने के लिए या अमनीत कौर के सामने बड़ा बनने के लिए या राजनीतिक या किसी प्रकार की स्वार्थ सिद्धि के लिए जो बढ़ चढ़ कर बात कर रहे हैं ना, वो समाज हित में नहीं है। अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं, आपने जो बात कही, कोई पूछ रहा है क्या मेरे से? ये होली जी सवाल तो, अगर आप लोगों को ये लगता है कि आपका मुद्दा जेन्युइन है तो जांच से भागने की बजाय आईएएस एजेंसी से जांच की मांग करो। और उसमें आप अगर ये कहोगे ना 1 घंटा बंद करेगा, हम 1 दिन बंद करने को तैयार हैं। मांग तो वाजिब करो। आप सुप्रीम कोर्ट के, मैं ये पीड़ित परिवार को कह रहा हूं आपके माध्यम से, अगर आप मांग करो कि सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में देश के सीनियर मोस्ट 10 आईपीएस मिलकर इस मामले की जांच करें और उसके लिए सरकार सहमत नहीं होती है तो हम आपके साथ मरने मारने की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। लेकिन बजाय इसके पहले से बलि के बकरे बना के कि जो दूसरी जाति का है थोड़ा सा उसको टारगेट कर दो, को तीसरी जाति का उसको टारगेट कर दो। एक लॉबी सक्रिय है, एक लॉबी ऐसी है जो डीजी शत्रुजीत कपूर को देख के राजी नहीं है। पहले वो एंटी करप्शन ब्यूरो के चीफ थे, वहां रहते, उन्होंने कईयों की कार्रवाई करी, मौके की तलाश में है। मैं निजी तौर पर किसी ने सेध रहा हूं, मौके की तलाश में है। तो ऐसा करने की बजाय एक लाइन की मांग, सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में सीनियर आईपीएस अधिकारी जांच करके, चाहे किसी को दोषी माने, चाहे मनोहर लाल खट्टर को दोषी माने, चाहे शत्रुजीत कपूर को माने, मुझे आपको और बिजारनिया को छोड़ो, सारे हरियाणा के सारे जो आईपीएस हैं जाट सभी को फांसी तोड़ दें, लेकिन जांच की बात तो हो। और उस जांच की मांग के लिए हम दलित संगठनों के साथ, पीड़ित परिवार के साथ हर प्रकार से साथ हैं। हमने यहाँ 15-15 हजार आदमियों ने विपरीत मौसम में सरकार की टक्कर ली है और जरूरत पड़ी तो सारे हरियाणा को साथ लेके जाने को तैयार हैं। हमारी मांग सिर्फ इतनी है, पीड़ित परिवार से सिर्फ इतनी गुजारिश है, इसको जातिगत रंग देके और पंजाब के इलेक्शन के चक्कर में वोट बैंक की राजनीति का जरिया ना बनाओ। और यहाँ के संबंध में हालांकि मास्टर जी ने बता दिया, भाई जो वहां 50 संगठन है या जितने भी संगठन है, एक संगठन नहीं आया। हमारा तो भाईचारा है 36 बिरादरी का, साथ ही मेरा भाई है 36 बिरादरी का, ये इसलिए खड़ा है कि वो भाईचारा माने है। लेकिन जो संगठन है वो संगठन तो नहीं आया ना। वो संगठन आते तो हम मानते भाई वो नेता भी आए थे, उनके भीतर को सकारात्मकता है। ये तो भाईचारा हमारा बन रहा है, इसी वजह से जिंदा है और इसी वजह से जो आग लाने की कोशिश कर रहे हैं वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। अगर समाज भी जो टूट गया, नहीं नेता तो हो रहे हैं, समाज भी अगर इस जहर में आ गया तो तबाही हो जाएगी। बाकी निजी तौर पर साथियों आपसे इंडिविजुअल लंबी बात कर लेंगे जब भी आपकी इच्छा हो। धन्यवाद।